हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस का सब्जेक्ट जो है वो चेंज हुआ है, सिलेबस पूरा का पूरा जो है वो लगभग चेंज हो चुका है, उसका मैं जो है आज इकोनॉमिक्स का जो है वो करवाने वाला हूँ चैप्टर वाइज, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 1 पालमपुर गांव की जो है वो कहानी से संबंधित आपके सिलेबस में जो है वो दिया हुआ है, उससे हम लोग जो है आज करने वाले हैं। तो आज का जो है वो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपका खरीफ फसल किस मौसम में जो है होता है, और ये जो है वो पालमपुर गांव की कहानी से संबंधित ही पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसको अच्छी तरह से अटेंड करिएगा। तो खरीफ फसल किस मौसम में होता है, तो खरीफ फसल जो होता है वो वर्षा के मौसम में जो है वो आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे, तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के आपके 450 जो है वो परिवार रहते थे। अगला है कि पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या था, तो पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप जो है वो आपका कृषि था। ये जो है वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का हम लोग जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर के पालमपुर में निकटतम कस्बे का नाम क्या था, तो पालमपुर से जो निकटतम कस्बे का नाम था वो आपका शाहपुर नामक जो है वो कस्बा था। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई है, तो आधुनिक कृषि विधि जो है वो अपनाया गया है आपका पंजाब राज्य में, यह जो है कहानी के अनुसार। अगला है कि उद्यम का दूसरा नाम क्या है, तो उद्यम का दूसरा नाम जो है वो मानव पूंजी है। उद्यम का जो दूसरा नाम है वो मानव पूंजी है। अगला क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्यों में लगे हुए थे, तो 75% लोग जो है वो कृषि कार्यों में लगे हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं, तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा बार फसल पैदा करने को जो है वो बहुविधि फसल प्रणाली के नाम से जो है वो जाना जाता है। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है, तो गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, यानी कि गेहूं और चावल में जो है वो अप्रत्याशित वृद्धि जो है वो हरित क्रांति का मुख्य जो है वो विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 हेक्टर कितने मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो 1 हेक्टर जो होता है वो आपका 100 भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के जो है वो आपके बराबर होता है, यानी कि 1 हेक्टर जो होता है वो 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव में जो है परिवारों की कुल संख्या कितनी थी, तो 450 समुदाय के जो है वो लोग रहते थे। आज भी कुल कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत में ही सिंचाई हो पाती है, तो आज में भी जो है वो 40% क्षेत्र, यानी कि जो कृषि है उसमें जो है वो 40% पर ही सिंचाई हो पाती है। आपको जो है आप जो है इसको अच्छी तरह से कीजिएगा कवर, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, तो हो सकता है कि अगर इसी से डायरेक्ट 9th-10th का सिलेबस के अनुसार ही बिहार पुलिस में पूछते तो आप जो है इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य जो है वो पेशा कार्य क्या था, तो खेती जो है वो मुख्य पेशा था, और इसमें 75% लोग जो है वो आपके सम्मिलित थे। हरित क्रांति भारत में कौन से दशक में के अंत में जो है वो शुरू हुआ था, तो 1960 के दशक के अंत में जो है वो आपका शुरू किया गया था। पालमपुर गांव में उच्च गति के माफ़ कीजिएगा, पालमपुर गांव में उच्च जाति के लोगों के परिवार की संख्या जो है वो कितनी थी, तो उच्च जाति के लोगों की परिवार की संख्या जो है वो आपकी 80 थी, और पूरा परिवार जो है वो 450 लोग पूरे परिवार जो है वो रहते थे। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से कितने गैर कृषि कार्य में लगे हैं, तो 100 में से 24 लोग जो है वो सिर्फ अदर कार्य में लगे हैं, बाकी 76 लोग जो है आपके कृषि से ही संबंधित है। अगला है कि उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है, तो उत्पादन के मुख्य कारक जो है वो बाजार नहीं है, भूमि है, भौतिक पूंजी है और मानव पूंजी है, लेकिन बाजार जो है वो उत्पादन के मुख्य कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उपयोगिता का सृजन क्या कहलाता है, तो उपयोगिता का सृजन जो है वो आपका उत्पादन कहलाता है, उपयोगिता का सृजन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है कि पालमपुर गांव में परिवहन के कौन कौन से साधन उपलब्ध थे, तो पालमपुर गांव में परिवहन के बैलगाड़ी,
भैंसा, बग्गी और ट्रक यानी कि तीनों प्रकार के साधन जो है वो उपलब्ध थे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है? तो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति जो है वो उपयोगिता कहलाती है। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसल उगाते थे? तो पालमपुर में किसान एक वर्ष में जो है वो 4 फसल जो है वो उगाते थे। अगला है कि उत्पादन के लिए जरूरी कौन सा चीज़ है? उत्पादन के लिए जो है वो आपका श्रम भी चाहिए, भौतिक व मानवीय पूंजी और भूमि भी चाहिए, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव में इनमें से किनके घर मिट्टी और फूस से बने हुए थे? तो पालमपुर गांव में जो है वो अनुसूचित जाति जो कि दलित के घर जो है वो मिट्टी और फूस से बने हुए थे। अगला है कि इनमें से कौन एक अस्थाई पूंजी है? तो अस्थाई पूंजी जो है ये यंत्र जो होता है वो एक अस्थाई पूंजी का उदाहरण है। अगला है कि खरीफ ऋतु यानी कि फसल की अवधि कब होती है? तो जून से अक्टूबर के बीच में खरीफ फसल की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, इनमें से कौन एक लघु कृषक है? तो लघु कृषक जो है एक श्रमिक जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, यानी कि कोई ऐसा श्रमिक जो इसके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है उसको लघु कृषि के नाम से कृषि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी थी? तो पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या जो है वो 1 थी। और यह जो है आपका SCRT से संबंधित आपका 9th चैप्टर का पहला जो है वो लेसन में करवा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का। ऐसे ही मैं जो है वो हर सब्जेक्ट का आपको करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी? तो पालमपुर गांव में जो है वो 75% लोग जो है वो खेती पर आश्रित है। बड़े कृषकों के लिए पूंजी का स्रोत क्या था? तो बड़े कृषकों के लिए बैंक और उनकी अपनी बचतें जो है वो पूंजी का स्रोत था। अगला है कि पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था? तो रेलवे स्टेशन नहीं था, प्राथमिक विद्यालय था, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, निजी औद्योगशाला था, औषधालय था, लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं था। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? तो आधुनिक कृषि जो है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमोत्तर आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था। और यहीं पर सबसे पहले जो है वो आपका हरित क्रांति से संबंधित यहीं पर सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उत्पादन की कितनी इकाइयाँ होती है? तो उत्पादन की जो है वो 4 इकाइयाँ होती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो उत्पादन का जो है वो आपका व्यापार साधन नहीं है, भूमि, पूंजी और श्रमिक आपके साधन है, लेकिन व्यापार साधन नहीं है। पालमपुर गांव की कहानी में करीम कौन था? तो पालमपुर गांव की कहानी में करीम जो है वो एक कंप्यूटर का शिक्षक था। अगला है कि इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रिया नहीं है? तो गैर कृषि क्रिया फसलें उगाना जो है वो गैर कृषि क्रिया आपका नहीं है। परिवहन है, डेयरी है और दुकानदारी, ये सारे जो है वो कृषि से संबंधित नहीं है, लेकिन फसल उगाना जो है वो कृषि से संबंधित है। रबी फसल की अवधि क्या होती है? तो रबी फसल नवंबर से अप्रैल के बीच में रबी फसल होता है और जून से अक्टूबर के बीच में खरीफ फसल होता है। अगला है आपका कि इनमें से कौन एक उत्पादन का प्रचुर साधन नहीं है? तो श्रम जो है वो उत्पादन का प्रचुर साधन नहीं है, भूमि, पूंजी और उद्यमी होता है। अगला है कि इनमें से उत्पादन का संगठन इकाई में कौन नहीं आता है? तो आपका डेयरी नहीं आता है, भूमि, पूंजी और श्रम जो है आपका आता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया? तो हाँ, हमें जो है वो आपका हरित क्रांति जो है वो हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर जो है वो बना दिया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि छोटे कृषकों के लिए ऋण का मुख्य स्रोत क्या है? तो बैंक व उनकी अपनी बचतें जो है वो छोटों कृषकों के लिए ऋण का मुख्य जो है वो स्रोत है। इनमें से कौन अस्थाई पूंजी नहीं है? तो इनमें से जो है वो बीज अस्थाई पूंजी नहीं है, मशीन, जनरेटर, औजार जो है वो अस्थाई पूंजी है, लेकिन बीज जो है वो नहीं है। इनमें से कौन एक कार्यशील पूंजी का भाग है? तो कच्चा माल व हाथ में मुद्रा, कच्चा माल और हाथ में जो है वो मुद्रा आपका कार्यशील पूंजी का भाग है। अगला है कि
कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रिया क्या कहलाती हैं? तो इसको जो है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्रिया के अंतर्गत इंडस्ट्रीज वगैरह आता है। तृतीय में सेवा क्षेत्र जैसे बैंक हुआ, परिवहन हुआ, ये जो है वो आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक अस्थाई पूंजी है? तो अस्थाई पूंजी जो है वो कंप्यूटर अस्थाई पूंजी का एक उदाहरण है। अगला है कि बहुविधि फसल प्रणाली क्या होती है? तो बहुविधि एक वर्ष में भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसलों का उगाना जो है वो बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन हैं? तो पालमपुर गांव में जो है आपका 150 परिवार जो है वो भूमिहीन थे, यानी कि इनके पास भूमि ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो इसने पूरे भारत के श्रमिक के जीवन स्तर को उठा दिया। यह जो है आपके हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। इसे 60 के दशक के बाद जो है लागू किया गया, ये सही है। इनमें भूमि की उपजाऊ शक्ति को इसने जो है इसमें भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर दिया, ये भी आपका सही है। तो इनमें से कौन सा हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन अस्थायी या फिर कार्यशील पूंजी है? तो कार्यशील पूंजी जो है वो नगद रुपया जो है आपका कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। अगला है कि मानव पूंजी का दूसरा नाम बताए। तो मानव पूंजी का दूसरा नाम जो है वो आपका उद्यम हो जाएगा। अगला है कि पालमपुर में कितने परिवार रहते थे? तो 450 परिवार जो है वो रहा करते थे। अगला है कि आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अस्थायी या फिर कार्यशील पूंजी है? तो ट्रैक्टर जो है वो आपके अस्थायी या फिर कार्यशील पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है। कच्चा माल, कुम्हार द्वारा प्रयोग लाई जा रही मिट्टी और कीटनाशक आपका है, लेकिन ट्रैक्टर आपका कार्यशील पूंजी के तहत नहीं आता है। इनमें से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो व्यापार जो है वो उत्पादन का साधन नहीं है। भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रमिक आपका हो जाएगा। अगला है कि गेहूँ, चना, जी आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो गेहूँ, चना यहाँ पर जो है वो जौ होना चाहिए। ये आपके जो है वो रबी के फसल है। खरीफ में धान वगैरह आ जाता है। अगला है कि पालमपुर में मुख्य क्रिया क्या थी? तो पालमपुर की मुख्य क्रिया जो है वो आपकी खेती थी। अगला है कि पालमपुर गांव में भूमि स्थिर क्यों है? तो पालमपुर गांव में जो है भूमि स्थिर है क्योंकि खेती करने वाले की संख्या कम हो गई है। पालमपुर गांव में खेती करने वालों की संख्या जो है वो कम हो गई है। अगला है कि कच्चा माल कहलाता है। तो कच्चा माल कार्यशील पूंजी को कच्चा माल जो है वो कहते हैं। HYV का तात्पर्य क्या है? तो अधिक उत्पादन करने वाले बीज को जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। उत्पादन की पहली आवश्यकता होती है क्या? तो भूमि। उत्पादन की पहली आवश्यकता जो होती है वो आपकी भूमि होती है। बहुविधि फसल प्रणाली क्या है? तो बहुविधि यानी कि एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना जो है बहुविधि फसल होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? तो सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र जो है वो आपका कृषि है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो लेबरों की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक कृषि विधि क्या है? तो HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग से अधिक जो है वो उपज प्राप्त करना होता है। अगला है कि मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? तो मदर डेयरी जो है आपका दिल्ली का एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है। अगला है कि पालमपुर गांव में उत्पादन बढ़ाने के लिए इनमें से क्या जो है वो उपाय किया गया? तो बहुविधि फसल प्रणाली जो है वो आपकी अपनाई गई। ये जो है हम लोग SCERT का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक पूंजी निम्नांकित में से कौन नहीं है? तो मौलिक पूंजी जो है वो आपका ट्रैक्टर नहीं है। इमारत, मशीन और औजार आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहाँ से होती थी? तो श्रम की व्यवस्था जो है वो छोटे किसान और भूमिहीनों से आपका हुआ करता था। श्वेत क्रांति से क्या आप समझते हैं? तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि जो है वो श्वेत क्रांति से समझा जाता है। सविता को ऋण किसने से मिला? तो सविता को ऋण जो है वो तेजपाल सिंह से जो है वो आपके प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने यानी कि
क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का जो है वो पालमपुर गांव से संबंधित जो चैप्टर था उसका हम लोगों ने 68 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किया, जो कि आपके आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। धीरे धीरे जो है वो हर सब्जेक्ट का आपको जो है वो मिलेगा, MCQ फॉर्मेट में ही चैप्टर वाइज मिलेगा। आप इसको जो है 1 से 2 बार और पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, और भी आप अन्य चीज़ ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप बिहार SSC का फॉर्म फिल किए हैं, रेलवे का फॉर्म फिल किए हैं तो उसका भी क्लास चल रहा है, आप जो उसका जा करके कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।